तो वो जो है जब टनल खोदी जाती है उसके साथ-साथ उसको जो है मजबूत करने के लिए उसको जो है ताकि वो ऊपर वाला जो लूज़ है नीचे ना गिरे, उसको पैक करते हुए चलते हैं। अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रैप ही है, आपको ये सूचना दे दी गई कि ऐसा होने वाला है और माना कि ये सूचना नहीं भी दी जाती, तब भी सुरक्षा के कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं है। अभी भी हम जो यहाँ देख रहे हैं कि वही सब चल रहा है। नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और इन दिनों आप एक मसले पर बहुत ज़्यादा सुन, देख और समझ रहे होंगे। वो मसला दरअसल है उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। यानी उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 10 से 11 दिन हो चुके हैं। 11वां दिन आज है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 48 या 46 घंटे और उसके बाद एक खुशखबरी मिलेगी, यानी जो 41 मज़दूर उस पूरी सुरंग में फँसे हुए हैं, वो सकुशल बाहर निकल जाएँगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये हादसा हुआ कैसे? आखिरकार काम करते-करते कैसे वो 41 मज़दूर उस सुरंग में फँस गए? 10 दिन लग गए। क्या आपने इस बारे में सोचा कि गलती कहाँ हुई? क्या आपने इस बारे में सोचा कि पूरे 10 से 11 दिन इस रेस्क्यू में कैसे लग गए? क्या आपने इस बारे में सोचा कि क्या वजह रही कि क्यों इतना लंबा वक़्त जिसको लेकर इंतज़ार करना पड़ा कि अब मज़दूर बाहर निकलेंगे, तब मज़दूर बाहर निकलेंगे। फिलहाल हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मज़दूर सकुशल उस टनल से बाहर निकल जाएँ। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल सतीसर, जो कि संयोजक हैं जोशी मठ बचाओ संघर्ष समिति के। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बड़ा एक सवाल है, जिस तरीके से देखा जाए तो जो उत्तरकाशी में हुआ, यानी उत्तरकाशी की सुरंग में जो 41 मज़दूर फँसे हुए हैं, सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और लोग ये भी जान रहे हैं कि अभी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें, आपकी खुद की समझ, क्योंकि आपने पहाड़ों को बड़े करीब से देखा है, आप समझते हैं कि पहाड़ की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या होती है। तो ऐसे में क्या वो वजह, क्या वो गलतियाँ रही होंगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए पहली बात तो ये है कि जो वो टेरेन है जहाँ ये सुरंग खोदी जा रही है, वो जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहाड़ में सब जगह जहाँ हम लोग रह रहे हैं, चाहे जोशीमठ हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, एक ही जैसा जो है हिमालय का स्वरूप है। उसमें जो है आपको एक तरह की चट्टान नहीं मिलती, यानी एक ही तरह का वो नहीं है कि आप एक तरह की चट्टान है जिसे काटते हुए आप चले जाएँ। यहाँ अच्छा, हर कुछ दूरी पर जो है अलग-अलग तरह की, अलग-अलग प्रकृति की चट्टानें हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है और उसमें जब आप जो है विस्फोट करेंगे, उसको जो है विस्फोट के ज़रिए तोड़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि वो जो है केवल उसी क्षेत्र तक, उसी जगह पर सीमित नहीं रहेगा जहाँ आप काट रहे हैं, बल्कि उसके अगल-बगल का इलाका भी उससे हिलेगा। यहाँ अच्छा, भी जितनी टनल यहाँ बनी हैं, चाहे वो जोशीमठ में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो सुरंगें बनी, उनमें लगातार इस तरह के हादसे होते रहे। हाँ, ठीक है, उसमें जो है बहुत बार मज़दूर फँसे नहीं, कई बार वो मर गए और उनकी कोई खबर नहीं बाहर पहुँची। तो वो जो है जब टनल खोदी जाती है, उसके साथ-साथ उसको जो है मजबूत करने के लिए उसको जो है ताकि वो ऊपर वाला जो लूज़ है नीचे ना गिरे, उसको पैक करते हुए चलते हैं। यहाँ जो हुआ है उत्तरकाशी में, यहाँ जो कहा जा रहा है, मज़दूरों ने जिस बात को कहा कि हुँ, 15-20 दिन पहले उन्होंने देखा कि वहाँ से लूज़ गिरने वाला है, वहाँ अच्छा, भूस्खलन होने वाला, ऊपर से आने वाला है। ये चेतावनी उन लोगों ने दे दी, ये इन्फॉर्म भी कर दिया। लेकिन जो है उसको पैक करने के बजाय ये आगे खोदते चले गए, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो मलबा है, एक ही दिन आकर के भर-भरा के नीचे गिर गया। ये कहा जा रहा है कि वहाँ इन्होंने उसको अटकाने के लिए कुछ गार्डर वगैरह लगाया था। वो गार्डर भी काम नहीं किया और वो भी जो है उसके साथ आ गया। वहाँ मशीनें भी थी, वो जो दब गई हैं उसी मलबे के नीचे। तो जो है उसके लिए जो सेफगार्ड लेने चाहिए थे, उसके लिए सुरक्षा के जो इंतज़ाम करने चाहिए थे, वो कुछ नहीं किए गए। यहाँ हुँ, तक कि उसके लिए अगर मज़दूर कहीं फँस जाएँ, किसी भी सुरंग में, तो उसके लिए जो है एक सुरक्षित गलियारा उसके लिए बनाया जाता है। उस तक हुँ, की वहाँ व्यवस्था नहीं है। हुँ, और हम तो यहाँ जितनी टनल्स हैं, उनमें देखा कि भई गैस बाहर निकलने के लिए, मलबा बाहर डालने के लिए एक अलग से जो है गलियारा बनाया जाता है। वहाँ बल्कि वो कह रहे हैं कि एक ह्यूम पाइप रखा हुआ था, वो अच्छा, लगाया गया था, उस पाइप को भी पहले ही निकाल दिया गया। जब वो निकाल दिया गया तो अब उनके पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुल अच्छा, मिलाकर के बात ये है कि हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, ये जो है भूस्खलन का ज़ोन है।
ये क्षेत्र है, यहाँ लगातार भूस्खलन होते रहे हैं। उस इलाके में भी उत्तरकाशी के बारे में तो लगातार ये खबरें आती रही हैं। तो उस इलाके में भी जहाँ सड़क बन रही है, जहाँ ये सुरंग बन रही है, वहाँ जो है बिना बारिश के भी, बिना किसी और प्राकृतिक उसके भी लगातार वहां से जमीन खिसकती है, मिट्टी गिरती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हो चुका है। जी। तो इन सबको ध्यान में रखे बगैर अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो ये जो है निश्चित तौर पर इस तरह की आपदाओं को न्योता देगा। और अभी तो सर ये तो है कि क्या अभी सर तो एक मैं आपको बीच में सर रोकना चाहूंगी, क्या ये 41 मजदूरों के लिए एक ट्रैप जैसा हो गया था? अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रैप ही है। और वो ट्रैप उस समय तो है ही कि जब आपको ये सूचना दे दी गई कि ऐसा होने वाला है, और माना कि ये सूचना नहीं भी दी जाती तब भी सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां नहीं है, इसलिए भी वो ट्रैप है। और उसके बाद जब ये लोग वहां फंस गए हैं, उसके बाद भी जो है पहली प्राथमिकता कंपनी की, लोगों की, जो ये बचाव करने वाले हैं, इनकी पहली प्राथमिकता थी सुरंग को बचाना, कि हमारी सुरंग को नुकसान न पहुंचे, और बिना सुरंग को नुकसान पहुंचाए हुए इन मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इस पर सारा फोकस रहा। लेकिन अभी हमारे वहां से दो साथी लौट करके आए हैं सिलक्यारा से, इंद्रेश, उन्होंने भी कहा कि अभी भी जो प्राथमिकता दिखाई दे रही है कि सुरंग को बगैर नुकसान पहुंचाए कैसे हम जो है इनको निकालें। तो अगर जो है लोगों, वो जो मजदूर हैं वो प्राथमिक होते, उनका जीवन प्राथमिक होता, तो जी। कहा जा रहा है कि 24 घंटे में ही वो बाहर निकाल दिए जाते। अभी करते, सुरंग को नुकसान पहुंचाते और उनको पहले बाहर निकाल लेते। अभी भी जो है जब प्राथमिकता आपकी सुरंग बचाना है तो निश्चित तौर पर वो एक ट्रैप में ट्रैप, जो विकास का जो पूरा मॉडल है उसका ट्रैप, ये जो पैसे के लालच का ट्रैप, और जो यहाँ पूरे उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो खड़ा किया गया सपना है, उस सपने को बनाए रखने वाला जो ट्रैप है, उसमें मजदूर फंस गए। हुँ। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, चूँकि मेरा जो सवाल था उसमें कमोबेश आपने इसका जवाब बीच में दे ही दिया, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि सबको जान लेना चाहिए, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए पहले से तैयारियाँ होती हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट एंड ऑल, जिसका आपने यू शेप जैसा बताया कि अगर कोई फँस जाए तो उस तरीके से निकल यू जाता है। जी बाद में हालाँकि जी, यू पाइप आपने बताया था। जी लेकिन जी। एक सच चीज़ कि 10 से 11 दिन, चूँकि आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि चाहते तो 24 घंटे के भीतर ही मज़दूरों को निकाला जा सकता था। लेकिन 10 दिन तक सर लगातार कोशिशें हुई, मशीन्स खराब हो गई, ऑगर मशीन्स में प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टिल 11वें दिन तक अभी भी ये सोचा जा रहा है कि शायद 48 घंटे के भीतर वो निकल जाएँगे। तो सर ये सिचुएशन कैसे बनी होगी? क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही और लापरवाही के बाद लगातार मिल रही विफलता, इस पर भी सवाल है। असल में मुख्य बात यह है कि सरकारों का, चाहे वो हमने 2021 में बहुत नजदीक से इसको यहाँ पे तपोवन विष्णु घाट परियोजना की सुरंग में जब मलबा चला, 2021 में जब वो ऋणी गंगा से जो है, ऋषि गंगा से बाढ़ आई और वहां फंस गए लोग सुरंग के अंदर, तब भी हमने देखा कि पूरे जो है कई दिनों तक वो मीडिया मैनेजमेंट या मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए सारी कार्रवाई हुई। अभी भी हम जो यहाँ देख रहे हैं कि वही सब चल रहा है। शुरू दिन कहा गया कि भाई 2 दिन में निकल जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा 2 दिन में हो जाएगा, वहां के एसपी ने कहा कि 2 दिन में हो जाएगा, गडकरी साहब आए वो कह रहे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, गडकरी साहब गए हुए 3 दिन से ज्यादा, 4 दिन हो गए हैं, और जी। अभी भी जो है कहा जा रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा। और अब तो सारी हेडलाइन इस पर बन गई है कि उनको खिचड़ी दे दिया, आज उनको नमक दे दिया। तो ये करने के बजाय वो जो है यहाँ भी जो है जिस तरह से हुआ ऋषि गंगा वाले उसमें, कि पूरा ध्यान मीडिया को भटकाने, उनको हेडलाइन देने का, और यहाँ भी यही लग रहा है कि उनको बजाय उस पर फोकस करने के कि उनको जो है कैसे हम जल्द से जल्द निकालें, इस पर फोकस करने के बजाय वो मैनेज करने का जो पूरा काम है। तो और ये आपदा प्रबंधन का, ये उत्तराखंड कोई पहली आपदा नहीं, यहाँ तो हुँ, लगातार आप देखें कि साल भर में ही कितनी आपदाएं आ जाती हैं। बिल्कुल। साल जो है हम आपदाओं के मुहाने पर बैठे हुए हैं। हमारे हुँ, पास जो है आपदा प्रबंधन का न सिर्फ राज्य में विभाग है, जिलों में उसके लिए प्रबंधन की इकाइयां हैं, हमारे पास अलग अलग उसके लिए सेटअप बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि जब ठीक आपदा आ रही है तब हमारा सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जा रही है। वही अफरा तफरी,
वही मिसमैनेजमेंट, अभी भी वहाँ जो है केवल एक संस्था काम नहीं कर रही है उसके अलावा अन्य संस्थाएं भी वहाँ भेजी गई हैं। 3-3 4-4 जो है भारत सरकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, और हमारे साथी बता रहे हैं वहाँ जो ग्राउंड पर गए, उनका ये कहना है कि उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका आपस में कोई समन्वय नहीं है, जो कि हम हर हुँ, आपदा में देखते हैं कि वो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। और अभी तो बात ये है कि ये 40-41 मजदूर वहाँ फंसे हैं। अगर आप ये मनाइए कि वो सुरंग बन जाती कल के दिन, और वहाँ जी, जो है यात्रा चल रही होती, उसमें बसें चल रही होती, हज़ारों जी, यात्री वहाँ होते, क्योंकि 4 किलोमीटर की सुरंग है, तो उसमें जी, 30-40 बसें एक समय में हो सकती हैं। वो अगर बिल्कुल। फँस जाएँ, तब क्या होने वाला है? तो हुँ, इसलिए हमको उत्तराखंड के लिहाज से यहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो पर्यावरण है, उसके हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। और ये बात नहीं है कि मैं इस बात को कह रहा हूँ, कोई नई बात है, ये सब लोग जानते हैं। अभी गडकरी साहब का बयान आप देखिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ की ये स्थिति है। तो आप जब जानते हैं कि यहाँ का ये भौगोलिक स्थिति ये है, तब आप क्यों इस तरह के विनाश के काम यहाँ करने जा रहे हैं? और अभी तो ये एक टनल की बात है, अभी आप देखिए कि रेलवे की कितनी सारी सुरंगें बन रही हैं। 90% वो जो पूरी रेलवे की परियोजना है, सुरंग के अंदर है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तमाम सुरंगें बन रही हैं। तो ये पूरा सुरंगों का जाल आप बिछा रहे हैं, तो ये जो है भविष्य के विनाश का जो है हम पूरा एक खाका यहाँ बना रहे हैं, जिससे कि बचने की जी। ज़रूरत है, इससे निकलने की सर ज़रूरत जी, सर एक सवाल ये कि पहाड़ों में विकास को लेकर भी कई बार जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक खास तौर से वो चिता चुके हैं कि इस तरीके के विकास पहाड़ को नहीं शोभा देते हैं, क्योंकि वो उसकी प्रकृति ही नहीं है, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा पहाड़, ऐसे विकास। स्टिल जैसा आपने बताया कि सुरंगों का एक जाल-सा बिछता जा रहा है, तो ये जिस तरीके से देखा जा रहा है, सिर्फ ये उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है या फिर अगर हम हिमाचल की बात कर लें, मतलब जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां विकास इस तरीके है। का नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, वो तो पूरा ही हिमालयी क्षेत्र, चाहे हिमाचल हो, जी, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे जो है अरुणाचल, वो पूरा जो हिमालय का पूरा इलाका है, वो ऐसा ही फ्रेजाइल है, ऐसी ही स्थिति है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो सारा जो विकास का ढांचा आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, वो हिमाचल में रेप्लिकेट हो रहा है। वो वहाँ आपके सिक्किम में हो रहा है, सिक्किम में हमने देखी कि बड़ी हादसा हो गया, 4 तारीख अक्टूबर को जो है, वहाँ इतना बड़ा बाँध टूट गया। हिमाचल में बरसात में हमने देखा कि वहाँ 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया, सारी सड़कें धँस गई, घर धँस गए, कितने पेड़ के पेड़ हमने बहते हुए, आते हुए देखे। पूरा इलाका मतलब जब हम यहाँ लड़ रहे थे जोशीमठ में, तो जम्मू कश्मीर में डोडा में जो है लोग माइक पर कह रहे थे कि हमारी नज़र है जोशीमठ पर। यानी कि वहाँ भी वही घर-मकान धँस रहे हैं, वहाँ ज़मीन धँस रही है, क्योंकि इसी तरह का विकास का ढाँचा वहाँ खड़ा किया जा रहा है। जो आप अहमदाबाद में कर रहे हैं कि वहाँ रिवर फ्रंट बनाया, जो आप बनारस में कर रहे हैं कि उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं बनारस में रिवर फ्रंट, और वही आप बद्रीनाथ में और केदारनाथ में कर रहे हैं। तो ये अलग हुँ। टेरेन है, ये अलग तरह की प्रकृति है। यहाँ इस तरह के विकास नहीं चलेंगे, और ना वो स्थायी होंगे और ना यहाँ के लिए सुरक्षित होंगे। हाँ, सर अब हम ज़रा जोशीमठ पर आते हैं। जब जोशीमठ में लोगों के घर दरक रहे थे, ज़मीन दरकने लग गई, मकान दरकने लग गए, उस समय कई तरीके की बातें सामने आई, लेकिन कॉमन बात यही थी कि पहाड़ों में विकास पहाड़ बर्दाश्त ज़्यादा नहीं करता। अब जो स्थिति है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर चिता रहे हैं कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से कटाई होती रही, इसी तरीके से सुरंगें बनती रही, इसी तरीके से रास्ते बनते रहे, इसी तरीके से विस्फोट होता रहा पहाड़ों को तोड़ने के लिए, तो आने वाले दिनों में ज़मीन के भीतर इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश समा जाएगा। सर, आप खुद इन चीज़ों को देखते समझते हैं और आप अक्सर इन चीज़ों को लेकर जागरूकता भी फैला रहे हैं। आप खुद क्या कहना चाहते हैं सरकार से भी और आम लोगों से भी और उन लोगों से भी जो इस तरीके के विकास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं? ज़ाहिर है देश को विकास चाहिए, लेकिन वो विकास किसी की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो सोचते थे, हम समझते थे कि जोशीमठ में जो कुछ हुआ, मतलब एक पूरा ऐसा नगर जिसकी कि एक ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, जो है जिसका पूरा एक 1500 साल का इतिहास है इस शहर का। और ये सीमा का अंतिम नगर भी है। इस तरह से आप देखें तो स्ट्रैटेजिकली भी, रणनीतिक दृष्टि से भी इस नगर का महत्व है। ऐसे शहर को, ऐसे नगर में जब ऐसी आपदा आ गई कि वो पूरा जो है आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसके अस्तित्व पर संकट आ गया है। तब हमको चेत जाना चाहिए था। हमको चेत जाना चाहिए था तब, जब 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई जिसमें हज़ारों लोग मर गए।
हमको चेत जाना चाहिए था तब जब 2021 में 200 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ ऋषि गंगा नदी की बाढ़ में मर गए। इसके अलावा 91 का भूकंप है, 98 का भूकंप है, छोटी-छोटी तमाम आपदाएँ और ये सड़क की वजह से मरने वाले लोगों की अगर आप केवल ऋषिकेश से बद्रीनाथ की जो सड़क है, उसके हादसों की गिनती करें, तो हज़ारों लोग पिछले 10 साल में जो है उस हादसे का शिकार हो चुके हैं, सड़क की कमी की वजह से, भूस्खलन की वजह से, सड़क के धँसने की वजह से। तो लिहाज़ा जो है ये जो चेतावनियाँ लगातार हमको मिल रही हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए था, लेकिन हम इनसे सबक लेने को तैयार नहीं। तो अगर हम सबक नहीं लेंगे और ये वाला जो विकास का ढाँचा हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, इसी को विकास मानेंगे, बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, बहुत ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क, तो ये यहाँ का विकास नहीं है। यहाँ तो विकास था कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएँ होती, यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, यहाँ रोज़गार के अच्छे साधन होते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, सारे अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, पूरे पहाड़ में आप चले जाइए, कहीं नहीं है। और शिक्षा की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से पलायन बढ़ा है। कृषि की हालत खराब है, कृषि पर जो है जंगली जानवरों का हमला है। हमारी जो जिस खेती पर हम लोग निर्भर रहे पीढ़ियों से, वो खेती जी। खत्म हो रही है, उस पर ध्यान नहीं है। तो ये विकास होता, लोगों का विकास, जनता का विकास, जिसके लिए हम लोग लड़े, राज्य के हुँ, आंदोलन में रहे, तो हमने तो नहीं कहा कि आप मत बनाइए पनबिजली परियोजनाएँ, बनाएँ, छोटी परियोजनाएँ। यहाँ के लोगों तक जो पहुँचे, आप बड़ी परियोजना बना रहे हैं जिसमें बड़ा पैसा है और जब बन जा रही है तो उसका तो बिजली हमको नहीं मिल रही है, उसका हुँ, लाभ तो हुँ। नहीं मिल रहा है। जोशीमठ में बिजली बन रही है, वो तो ग्रिड में जा रही है, पूरा जोशीमठ अंधेरे में रहता है और नीचे वो बिजली जाती है। वो जो पानी यहाँ से बाँध के ज़रिए अगर वहाँ जाएगा, तो वहाँ जा रहा है, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है उसका। तो विकास किसके लिए? ये पूछे जाने की ज़रूरत है। किसका जी। विकास? कैसा विकास? किस तरह का विकास? तो उसकी अगर हमारी परिभाषा नहीं बदलेगी, तो निश्चित तौर पर हम एक महाविनाश के मुहाने पर खड़े हैं। वैज्ञानिक लगातार इसकी चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय में पिछले 100 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है और अगर वो आया, तो हम बड़ी तबाही की जो है ये इबारत लिख रहे हैं, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। सर बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये सबको जानना ज़रूरी था कि किसको 41 जो फँसे हुए मज़दूर हैं, उनको खाना मिल रहा है और क्या-क्या मिल रहा है। इसके बावजूद हमको ये भी जानने की ज़रूरत थी कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे और कहाँ लापरवाही रह गई और क्यों इतना वक़्त लग गया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारियाँ देने के लिए। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हर एक खबर के पीछे की का पहलू ढूँढने की कोशिश करें। ये जो पहलू था आपकी तरफ से हमने ढूँढा, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका और कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो 41 मज़दूर टनल में फँसे हुए हैं, वो बिल्कुल। बाहर निकलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।